हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ, या यूँ कहें कि मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है। इस सांध्यकालीन वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, और ख़ास करके इस फेसबुक लाइव की दुनिया में। यह गज़ब की दुनिया है, और अगर हम कहें कि यह दुनिया अब मनोरंजन और तमाशेबाजी से निकलकर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी है, तो इस कहने में कोई अतिशयोक्ति ना समझा जाए। एक सार्थक कहन है, क्योंकि आज के समय में आप देखिए तो जिस भी फील्ड के लोग हों, अगर विद्वानों के लाइव प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हमारे बीच आए, अगर उनको सुन रहे हैं तो वो समृद्ध हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रही है और उधर से एक संस्तुति आ जाए तो मैं इधर से फिर विधिवत कार्यक्रम को शुरू करूं। आप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तरुण सर, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? अब क्योंकि हमें शुरुआत ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका आभार। आप सब, मनोज जैन मधुर सर आ गए हैं, सर आपका स्वागत है। श्रुति भाभी भी आ गई हैं, आपका भी स्वागत है। और तरुण भैया भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। और 2020 में आने वाले तमाम लोगों का स्वागत है, और दूर बैठकर सुनने वाले उनका भी स्वागत है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत, क्योंकि बात गीत और नवगीत की है, तो मैं चाहता हूं कि जो शुरुआत हो वो गीत से हो। और गीत, मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा, उसके बाद नवगीत की समकालीनता पर मैं अपना विचार रखूंगा, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई है, ये भी ध्यान रखिए। तो सुन पा रहे हैं आप? तो सुनिए फिर इनको। मनोज सर, आप सुनिए। हमारे इनके गीत हैं, एक गीत है गोपाल दास नीरज जी का, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, मेरा पसंदीदा गीत है। इसके बाद हम नवगीत की समकालीनता पर कंटिन्यू होंगे। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो गई है, पता नहीं आप सबकी तरफ हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है, जो शायद वो बारिश की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। फिलहाल मैं एक गीत सुनाता हूँ, और उसके बाद जो है फिर अपने कार्यक्रम को विधिवत स्टार्ट दूंगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जला दिए पर नई ज्योति की धर, नए पंख झिलमिल उड़े मत मीठी, गगन स्वर्ग छूले लगे रोशनी की झड़ी झूमिए सी, निशा की गनी में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए, जलाओ दिए पर सृजन है अधूरा, अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी
कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, चलेगा सदा नाश का दौर यूं ही, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही। भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दीप मगर दीप्ति की दीप्ति से सिर्फ जगह में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों नहीं आए नखत सब गगन के, नहीं कर सके यह अंधेरे घिरे स्वयं धर्म मुझ दीप का रूप आए। जलाओ दीप पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दीप पर। तो ये गीत आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया गोपाल दास नीरज जी का। अब आप दिवंगत हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप के द्वारा दिए गए ये अमर गीत और आपके द्वारा गीतों के प्रति संघर्ष हम सब के बीच है, और हम सब उसको किसी न किसी रूप में याद करते रहेंगे, करते रहे हैं। यूँ मानिए कि आप ना होते हुए भी हम सबके आसपास हैं और आपसे दिया जलाने की सीख हम ले रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं नवगीत पर। नवगीत की समकालीनता और सच का संवाद, ये हमारा आज का विषय है। प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लंबे समय से नवगीत और कविता के बीच एक अंतर्द्वंद सुनाई देता रहा है, एक टकराहट सुनाई देती रही है। नवगीत वाले ये भरपूर कोशिश किए कि हम समकालीन हैं, हम में समकालीनता है, जबकि कविता वालों ने लगातार उन पर आक्रमण किया कि आप समकालीन नहीं हो, आप में समकालीनता नहीं है। कविता के जो समर्थक, कविता से जब मैं कविता कहूँगा तो आप उसका अर्थ जो है छंद मुक्त या मुक्त छंद की कविता से लेंगे, और जब मैं नवगीत या गीत कहूँगा तो उसका अर्थ आप नवगीत से लेंगे। हालांकि गीत और नवगीत में भेद है, फिर भी यहाँ कविता और गीत शब्द चलेंगे। तो कविता से जो अर्थ आप लेंगे वो छंद मुक्त और छंदबद्ध, छंद मुक्त और मुक्त छंद की रचनाएं जो है उनसे लेंगे। और जब मैं बात करूँगा इसकी गीत और नवगीत की बात करूँगा तो आप नवगीत से उसका संबंध जोड़ेंगे। तो नवगीत वालों ने बराबर ये प्रयास किया। आप देखिए कि समकालीन कविता के आलोचक और कविता के कवि, कविता के संपादक, कविता के प्रकाशक, इन सबों ने यह कहा कि भाई आप में रोमानियत बहुत है, आप में छायावादी रुझान बहुत है, आप में पारंपरिकता बहुत है, हम नवीनता चाहते हैं, हम यथार्थ चाहते हैं, हम कल्पना की जगह साकार मूर्ति चाहते हैं, साकार रूप चाहते हैं, चिंताओं का यथार्थ रूप चाहते हैं, विमर्शों का। तो वहाँ अब यहीं से अंतर्द्वंद कविता और गीत के बीच शुरू होता है। अच्छा, गीत वालों ने क्या किया कि गीत वालों ने अपने आप को बराबर तराश करके उस चिंतन की भावभूमि पर ले आया जहां आने की मांग बराबर समकालीन कवियों और आलोचकों द्वारा की जाती थी। यह बात आज भी, अभी मैं इसको आपसे चर्चा करूंगा कि आज भी ये चिंता
एक बराबर है कि आज भी वे नवगीत को समकालीन मानने से इनकार कर रहे हैं, नवगीत की समकालीनता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। तो पिछले दिनों लंबे समय से, इवन मैं कहूँ कि 2015-16 से मैं लगातार नवगीत का अध्ययन कर रहा हूँ, और इस नवगीत के अध्ययन करते रहने की स्थिति पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवगीत की समकालीनता में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे आपके सोच में, कमी है तो हमारे आपकी उस संकीर्णता में जिसमें हम दूसरी विधाओं को, या यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक घेरे में बैठा रहूं और मैं इस डर से किसी दूसरे को ना आने दूं कि कहीं उस घेरे का जो आनंद है, उस घेरे का जो श्रेय है, दूसरा ना ले उड़े। ये काम नवगीतकारों के साथ समकालीन आलोचकों ने हमारे किया और बेपरवाह तरीके से किया। और आप ये भी देखिए, इस पर हम अभी आएंगे, जितने भी हमारे लगभग जो कवि हैं, वो शुरू के जो कवि जो हैं, वो सब कहीं न कहीं गीत विधा से समर्पित, गीत विधा के प्रति शुरुआती रुझानों का गीत विधा के ही प्रति रहा है। लेकिन अब क्यों गीत विधा को छोड़ करके वो कविता की दुनिया में भाग गए, इसके अनेक कारण हैं, जिस पर अंतिम पर मैं कुछ टिप्पणियाँ करूँगा, या बीच में भी ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा। अभी फ़िलहाल हम ये चर्चा करते हैं कि नवगीत की समकालीनता कहाँ है। तो सुनिए इसको कि छांदसिक एवं गीतात्मक विधा होने की वजह से अक्सर लोग नवगीत को समकालीन नहीं मानते। हालांकि यह तर्क अब पुराना हो गया है, लेकिन रह रहकर अभी भी एक झोंका, जिसको जब मन करता है वो एक झोंका इस तरफ लगा देता है कि भाई नवगीत समकालीन नहीं है। समकालीन न मानने वाले छंद मुक्त कविता में भले ही वैयक्तिक भावों को वैश्विक मान लेंगे, लिजलिजी एवं कामुकता की हद तक जाकर लिखी गई कविताओं का भाष्य यथार्थ चित्रण, वो कहते हैं समाज में जैसा घटित हो रहा है हम वैसा लिख रहे हैं, तो कविताओं का भाष्य यथार्थ चित्रण के कोड से कर बैठेंगे, लेकिन सीधी सरल और समय सापेक्ष नवगीत को यह कहकर खारिज कर देंगे कि उसमें यथार्थ को कहने का साहस नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है, या क्यों ऐसा लोग सोचते हैं इस विधा के संबंध में, इसमें कुछ बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ऐसा कहने वाले बिल्कुल इस विधा की गतिविधि से अनजान होते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि इस विधा में क्या लिखा जा रहा है और लिखने वाले हैं भी या नहीं हैं। इस बात पर आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है। ये आप मान के चलिए कि उन्हें यह नहीं पता है, जो खारिज करते हैं नवगीत को, उन्हें यहाँ तक नहीं पता है कि लोग क्या लिख रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कैसे कि इस स्थिति से आप देख सकते हैं कि जब कुछ बड़े नामों को छोड़कर उनके पास किसी का रचना परिचय नहीं होता, जब उनसे पूछेंगे तो बड़े गर्व से कहेंगे कि इधर तो मैंने पढ़ा नहीं, यह भी पता नहीं है कि कौन लोग हैं जो नवगीत वगैरह लिख रहे हैं। लेकिन पहले के नवगीतकारों को पढ़ा हूँ, हालांकि उनमें वह चेतना है भी, लेकिन इधर जो लिखा जा रहा है उसे मैं समकालीन कैसे मान लूँ। ये प्रश्न कविता के समर्थकों का है, कविता के आलोचकों का है। अब यहाँ जगदीश जान पंकज जी हैं, बड़े अच्छे नवगीतकार हैं हमारे वर्तमान समय के। उनका एक नवगीत अचानक मन में पहुंच जाता है, जो कहा तो उन्होंने दूसरे संदर्भ में, लेकिन नवगीत के संदर्भ में यह बात खूब लागू होती है। उन्होंने कहा है, सुनो मुझको इस समय मैं भी उपस्थित हूँ सदन में, सुनो मुझको इस समय मैं भी उपस्थित हूँ सदन में, बिन सुने ही पक्ष मेरा हो रहा निर्णय सदा अनुमान से हमदर्द बनकर, पर निरुत्तर प्रश्न सबके सामने अब भी खड़े वाचाल से हैं ढीठ तनकर,
और कितनी बार दूं विस्तार भर अपने कथन में, और कितनी बार दूं विस्तार भर अपने कथन में। जो सुनाया या दिखाया जा रहा है वह नहीं सब सत्य इस मेरे समय का। जो सुनाया या दिखाया जा रहा है वह नहीं सब सत्य इस मेरे समय का। घुट रहे अवसाद में उल्लास के भी क्षण, कहाँ विस्तार पीढ़ी की विजय का। ऊब उकताहट चुप होती नित्य पिन अनगिन बदन में। सुनो मुझको इस समय मैं भी उपस्थित हूँ सदन में। कह रहा हूँ चीख कर वह टीस जो अब तक सुनी मैंने निरंतर चेतना की। कह रहा हूँ चीख कर वह टीस जो अब तक सुनी मैंने निरंतर चेतना की। अनसुने फिर भी रहे हैं शब्द जिनसे व्यक्ति होती वेदनाएं यातना की। कब सुनोगे क्या मिलाऊं क्रोध को अपने रुदन में। ये एक नवगीतकार, समृद्ध नवगीतकार हैं जगदीश चंद्र पंकज जी। उनके द्वारा कहा गया ये पद, ये गीत जो है, इसके एक एक पद नवगीत की समकालीनता की गवाही देते हैं और वो मानो आह्वान करते हैं या अपने होने को लेकर के बयान करना चाहते हैं कि आप सुनो कि मैं क्या हूँ। फिर इस गीत के आलोक में आप यथार्थ जमीन की शिनाख्त कर सकते हैं कि बगैर रचनाकारों और रचनाओं की परख के जो निर्णय सुनाया जा रहा है वह निर्णय कितना एकाकी और एक पक्षी निर्णय है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि इधर के रचनाकारों का नहीं पता वे क्या लिख रहे हैं, पुराने के आधार पर एक मान्यता बना लिए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि इधर कुछ विशेष लिखा ही नहीं जा रहा है। यह विरोधाभास है। यथार्थ है हमारे समय के उन बड़े नामों का जो ये गांठ बांध लिए हैं, उस विधा को ना तो कभी पढ़ेंगे और ना ही तो उसे समृद्ध मानेंगे। हिंदी साहित्य का बड़ा से बड़ा आलोचक कुछ नामों के इर्द गिर्द कैद होकर रह गया है। क्यों? क्योंकि वह उसी में अपना विकास देखने लगता है। जिस प्रकार एक कुएं में रहने वाला मेढक उसे ही अपना सर्वस्व मान बैठता है, वही स्थिति उनकी होती है। पिंजरे में कैद तोते को बाहर की जानकारी होती ही क्या है। कभी मुक्त भी होता है तो फिर उसी में आकर बैठ जाता है। नवगीत को लेकर यही स्थिति है। आलोचक कविता से होकर निकलता है और कविता में निर्वाण पाने की अंतिम इच्छा लिए मुक्त की कामना करने लगता है। यह भी सही है कि कविता के आलोचक गिनती के हैं। जितने हैं उन पर एक हद तक छंद मुक्त कविता का एकाधिकार है। उन्नत से लेकर पदोन्नत तक का जो रास्ता है वो वहीं से होकर जाता है। यह भी सही है। उन्हीं को पढ़ना और उन्हीं में रम कर रह जाना एक तरह का शगल इधर बन गया है। चिंता की कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन यही लोग जब बिना पढ़े और देखे किसी विधा को खारिज करते हैं तो आलोचना की दयनीयता और रचनाकार की संकीर्णता पर क्षोभ होना स्वाभाविक हो जाता है। निश्चित तौर पर ये मान के चलिए। अब मैं ये पूछता हूँ कि नवगीत कितने हद तक समकालीन विधा है, इसका निर्धारण हवाई फायर करने से होगा क्या या पढ़ने समझने से होगा? ऊपर यह कह चुका हूँ कि इधर इस विधा को पढ़ने की कोशिश बिल्कुल आलोचकों द्वारा नहीं की गई। जब मैं यह कह रहा हूँ तो आप बड़े आलोचकों के नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बड़े आलोचक से लेकर छोटे आलोचक तक, बड़े मियाँ से लेकर छोटे मियाँ तक का चक्कर लगा लीजिए तो लोगों ने पढ़ने का जोहमत उठाया ही नहीं है। आप ये भी देखिए कि जहाँ पढ़ाया जाना चाहिए वहाँ भी कोई ऐसा प्रयास नवगीत को लेकर नहीं हुआ। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, एकदम खुले प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। हिंदी आलोचना में अकादमिक जगत का हस्तक्षेप बहुत अधिक है और वह शुरू से हावी रहा है। आज भी कोई रचनाकार तब तक रचनाकार नहीं माना जाता जब तक उस पर कोई प्रोफेसर आलोचक अपना अभिमत न प्रकट कर दे। ये मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा आप असहमत हो, लेकिन ये आंकड़ा देखिए इसको कि हिंदी के लगभग 80% प्रोफेसर जो विषय पढ़ाते हैं वही नहीं पढ़ पाते हैं।
तो नवगीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे, यह हम सभी को पता है। 10% प्रोफेसर आलोचक कम, विमर्शकार राजनीतिक अधिक हैं। 5% अन्य विधाओं में ताक झांक लगाए बैठे रहते हैं, तो शेष 5% महज स्मृतियों में कहीं सुरक्षित रहना उचित समझते हैं। यदि यह कहें कि बमुश्किलन 1-8% प्रोफेसर आलोचक ऐसे हैं जो नवगीत को जानते या समझते हैं, तो इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। नवगीत के साथ एक घटना बड़ी भयानक घटी। जब समकालीनता की बात कर रहे हैं तो अभी उसको मैं सिद्ध करूंगा कि नवगीत कैसे समकालीन है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नवगीत के उपेक्षा और नवगीत की परीक्षा से संबंधित चर्चा कर लेना जरूरी है कि नवगीत के साथ एक घटना बड़ी भयानक घटी। इधर इस चालाकी के साथ अकादमिक जगत से निष्कासित कर दिया गया। एमए स्तर के विद्यार्थियों में इस विधा की जानकारी इधर पंजाब के क्षेत्र में लगभग नहीं देखी जा रही है। अब बताइए, शोध विषय के रूप में वह नवगीत को चुने, यह कहाँ तक संभव है। मास्टर डिग्री जो पढ़ा होता है तो उसमें एक आत्मविश्वास होता है। इन्हें गिने विश्वविद्यालय में इन्हें गिने शोधार्थी का शोध विषय इस विधा में होता है, नवगीत में होता है। आप विश्वास मानिए, आपके प्राध्यापक तक को, अधिकांश प्राध्यापक तक को नवगीत नाम की विधा की कोई समृद्ध जानकारी नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, उसको अलग छोड़ दीजिए, वह अलग बात है। कुछ एक अपवाद हर जगह रहते हैं, तो नवगीत जानने और ना जानने वालों में भी अपवाद हैं। कॉलेजों में तो लगभग नहीं होता, विश्वविद्यालयों में थोड़ा बहुत हो तो हो। अब सवाल यह है कि जहाँ से कुछ सिखाया जाता है वहीं नवगीत को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती, तो समकालीनता का निर्धारण कौन करेगा। आंकड़ों में आपको अतिशयोक्ति भले लगे, सच कुछ ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवगीत समकालीन है या नहीं है, इसके निर्धारण के लिए आप एक बार वर्तमान पत्रिकाओं की तरफ दौड़ लगा सकते हैं। वाद संवाद की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है, आप वहीं से विचारों की दशा और दिशा तय होती है। कितने ही चेहरों को इस रास्ते बड़ा नाम बनते मैंने स्वयं देखा है, पत्रिकाओं के रास्ते आंदोलनों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। लेकिन जब आप पत्रिकाओं की तरफ रुख करते हैं तो इन्हीं संकेताओं की धमक वहां भी मिलती है जो आलोचना जगत का यथार्थ है। विश्वास तो आपको नहीं होगा, लेकिन सच यही है दोस्तों कि इक्के दुक्के नवगीतकार बड़ी पत्रिकाओं तथा कथित बड़ी पत्रिकाओं में छप जाएं, यह बड़ी बात है। चर्चा पर चर्चा इस विधा को लेकर आपको नहीं मिल सकती। यहाँ विधाओं के भविष्य से कहीं अधिक चर्चा गुटों को गिराने और उठाने की रहती है। अमुक गुट का रचनाकार ब्राह्मणवादी है या अमुक गुट का रचनाकार जनवादी, बहस मुबाहिसे में यही चिंता सबसे अधिक होती है। अमुक गुट के रचनाकार के संबंध अमुक गुट की रचनाकार के साथ हैं। इस प्रकार की सस्ती सक्रियता भी भरपूर मिलती है पत्रिकाओं में। विडंबना की बात तो यह है दोस्तों कि इस घटिया किस्म की राजनीति में भी नवगीतकारों का नाम इधर लंबे समय से लोगों ने नहीं लिया है, कोई नहीं लिया। नवगीतकार भला इतना अब यहाँ सोचिए कि नवगीतकार भला इतने भोले कैसे हो गए कि एक दो विवाद भी नहीं करा सके, जबकि यह स्थायी रूप से उन्हें पता है कि भारतीय मीडिया और हिंदी साहित्य दोनों विवादों के जरिए जिंदा हैं और इसीलिए जाने जाते हैं। आम आदमी तब नामवर सिंह को जानने लगा जब उनके विवादित वक्तव्य लोगों के बीच पहुंचे। विमर्शकारों की तो पूरी की पूरी वैचारिकी ही विवादों से अटी पड़ी है। इधर कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो उनको दिए जाते हैं जो विवादित बोलकर या तो भारतीय जनता को आकर्षित कर सकें या फिर उन्हें आक्रामक बना सकें। गीत की भावुकता और
कविता की तर्क। अब आइए मुद्दे पर धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं कि गीत की भावुकता और कविता की तार्किकता को लेकर पहले कुछ हो हल्ला भी हो जाता था, लेकिन इधर तो एकदम शांति है। आप नज़र घुमाइए, कोई मुद्दा नहीं है। नवगीत वाले भी कविता वालों को पता नहीं क्या क्या कहते फिरते थे, इधर सब शांत हैं, सब एकदम शांत हैं। उनके लिए ज़रूरी है देश में शांति और सामंजस्य को बनाए रखना। इसे व्यंग्य के रूप में लेना, आप अगर अविधा में समझ रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि हमारे नवगीतकारों के लिए ज़रूरी है देश में शांति और शांति बनी रहे, एकदम सामंजस्य बना रहे। इसीलिए इस विधा में विख्यात, ख्यात, कुख्यात की अपेक्षा गीत ऋषि और गीत कुमार अधिक पाए जाते हैं। सच कहूँ तो गीत ऋषि और गीत कुमार के नाम से कुख्यात यही लोगों ने नवगीत को एकदम कोमा में लाकर छोड़ा है। अन्यथा तो इस जैसी विधा हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य विधा में शायद ही कोई हो। अब बताइए तो बताइए मुझे कि नवगीत की समकालीनता की परख कहाँ हो, कहाँ यह निर्धारित हो कि नवगीतकार हमारे समय की विसंगतियों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बना रहे हैं। परिवेश कट गया था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी इस बीच में आ जा रही है, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछना। परिवेश की संकीर्णता से लेकर वैश्विक संकीर्णता तक को देख परख रहे हैं, किस लैब में इसका परीक्षण किया जाए। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो नवगीतकारों के मन मस्तिष्क में बार बार उठते हैं और मैं भी इस पर लगातार सोचता रहता हूँ। यह सब महज सोच और चिंता का विषय बनकर रह जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कारण कि कोई सार्थक कार्य नहीं हो रहा है और न ही तो कोई सार्थक उपस्थित अपनी दर्ज करवा रहा है आलोचना के रास्ते। अब नवगीत में समकालीनता कितनी है यह मात्र पढ़कर समझा जा सकता है, नव रचनाओं का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। हवाई बातें करने से कोई मतलब नहीं है। युग सच को हर रचनाकार अपनी दृष्टि से देखता है, वह किसी विधा का क्यों न हो। नवगीतकारों ने अपने समय की विसंगतियों, परिवेश की क्रूरताओं, वैश्विक षड्यंत्रों, सामाजिक विभेदताओं, हृदयगत दुर्बलताओं को जिम्मेदारी के साथ देखा, परखा और उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। हर विधा की अपनी सीमाएं होती हैं, तो नवगीत की भी अपनी सीमाएं हो सकती हैं। अब हर विधाओं में आप एक विशेष छूट के साथ आते हैं, तो नवगीत में उस छूट को लेकर आने में क्या दिक्कत है? क्यों आप उसको कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है तो उसको खारिज कर दीजिए? अरे भाई, काहे खारिज कर दोगे? फिर आपके खारिज करने से कोई खारिज होगा? यदि सीमाओं की बात करें तो गुदा विमर्श, जैसे पिछले दिनों सदानीरा.com सदानीरा पत्रिका है, अविनाश मिश्र निकालते हैं, उन्होंने अंबर पांडे और मोनिका कुमार के जरिए गुदा विमर्श लाया, तो वो अभी तक इस विधा का हिस्सा नहीं बन सका। शुभम श्री ने पुरस्कार पाने की लालच में रोमावल युक्त होने वाली माँ कविता लिख डाली, तो वह भी इस विधा का हिस्सा नहीं है। इस विधा के रचनाकार अशोक वाजपेयी की तरह उत्तेजक दोपहर की खोज नहीं कर रहे हैं। नचकेता जी को एक विकल्प के रूप में रख दिया जाए, हालांकि वो इधर अशोक वाजपेयी जी का एकदम मोहरा थाम रहे हैं, फिर भी इधर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ श्रृंगार, रोमांस और प्रेम नहीं है सब, लेकिन उनका एक दायरा है, इसके बाहर वे नहीं जा पा रहे हैं। एक बड़ा कारण इसका जो मैं मानता हूँ वह है रचनाकारों का मानसिक रूप से गांव जैसे बहुत सांस्कृतिक समृद्ध क्षेत्र से अधिक संबद्धता होना। मैं गांव का कहकर आपको किसी भी रूप में सीमित नहीं कर रहा हूं, इसे स्वाभाविक रूप से मानसिक निर्मित के रूप में देखा जाए। जब आप यहां से देखेंगे तो आप मान जाएंगे कि उनकी क्या सीमाएं हो सकती हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि समकालीनता कहाँ है नवगीत में और कैसे हम समकालीनता को देखें। तो समकालीनता की पहली शर्त ये है दोस्तों, जो हमारे कविताकार और कविता के आलोचक भी
कहते रहे हैं। तो समकालीनता की पहली शर्त यह है कि आपने आम आदमी के पक्ष में क्या कहा, आपके अपने समय में भूख का जो यथार्थ है उसे कैसे और कितना अभिव्यक्त किया। रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे जन की व्यथा कथा को किस तरह महसूस किया। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर आभार और सादर स्वागत। मैं बोल रहा हूं और विमर्श, क्योंकि विमर्श बहुत ज़रूरी है नवगीत में। जब तक हम घनघोर वैश्विक बौद्धिक विमर्श के धरातल पर नहीं उतरेंगे तब तक एक शंका तमाम जगहों पर बनी रहेगी, और इस शंका को दूर करना ही हम सबका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य में मैं इधर लगातार सक्रिय हूँ। हालांकि कई बार लोग गलत दिशा में भी जाते हुए मुझे सोच लेते हैं, या उनकी धारणा है वो सोचते रहें। मेरा जो काम है मनोज सर और आदरणीय सुभाष वशिष्ठ सर, मैं उसको कर रहा हूँ। तो जब मैं कह रहा था कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें रचनाकारों की मनः स्थिति को परखा जाता है, या देखा जाता है कि किस हद तक कवि समय, वेदना और परिवेश की सच्चाई को अभिव्यक्त कर पा रहा है। भावना तिवारी मैम का हार्दिक स्वागत है। कहीं वह अपनी ही सुख सुविधाओं दुविधाओं में कैद होकर तो नहीं रह जा रहा है। जब हम भूख की समस्या और उसके यथार्थ की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि नवगीतकार उसे महज अभिव्यक्त मात्र न करके जी भी रहे हैं। जीना इस अर्थ में कि आम आदमी कैसे रोटी और रोजगार के बीच त्रिशंकु बनकर झूल रहा है, और कैसे समय की क्रूरताएं उन्हें छल रही हैं। आंखों के सामने घटित हुए ऐसे दृश्य को देखकर नवगीतकार आंखों से खून टपका रहे हैं। आंखों से खून टपकाने की कहने का तात्पर्य ये है कि वे सिर्फ संवेदना ही नहीं बरसा रहे हैं, बल्कि दूसरों के दुख को अपना दुख भी समझ रहे हैं। 60-70 के दशक से लेकर लगभग 2000 तक ये स्थिति थी, और 2010 तक भी मान ले तो कोई बुराई नहीं है। हमारे समाज में ये स्थिति थी दोस्तों कि आम आदमी को बहुत कम अन्न मिलते थे दिन भर मजदूरी करने के बावजूद। हमारे आपके परिवेश में देख लीजिए तो जो 12 घंटे मजदूरी करते थे उनको बहुत कम, कभी कभी 3 किलो 4 किलो दाना मिलता था, और परिवार में सदस्य कितने होते थे? 4-4, 5-5 होते थे। इस पर भी तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार के गतिरोध उन मजदूरों को सहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में मुझे रमेश रंजक के इस गीत के माध्यम से जो प्रश्न उठ रहे हैं इस गीत माध्यम से, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। आप इस रमेश रंजक जी के इस गीत की पंक्तियों को सुनिए। सच कहना कितना खाता है भूखा पेट गरीब का। सच कहना कितना खाता है भूखा पेट गरीब का। सांझ ढले तक अपनी काया झूठी सच्ची दया दिलासा अधनंगी फटकर देह पर, फिर भी रहता भूखा प्यासा। रात रात भर पछताता है भूखा पेट गरीब का। भूखा रात भी भर पछताता है भूखा पेट गरीब का। सच कहना कितना खाता है भूखा पेट गरीब का। नवगीत को संभावित समाधान भी खोजने होंगे, बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूं कि खोजने ही नहीं होंगे बल्कि भरपूर हैं। खोजना तो हमारे उन बड़े आलोचकों को है जिन्होंने यह कहकर खारिज कर दिया कि नवगीतकारों में समकालीनता है ही नहीं, वे रोने धोने से ही नहीं फुर्सत पा रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं उनको पढ़िए तो समाधान नवगीतकारों ने बहुत तलाशा है।
भावना में बहुत तलाशा है, इतना तलाशा है कि यथार्थ की खुरदरे जमीन को भी गीतात्मक विधा के माध्यम से उस जगह पे ला कर रख दिया है जहाँ कविताकार भी कई बार असफल हो जाते हैं। अब देखिए कि वह सच कहना कितना खाता है भूखा पेट गरीब का। अब आज भी वह पछता रहा है। ना विश्वास हो तो गांव में एक चक्कर लगा कर आइए, एक चक्कर महानगरों में लगा कर आइए, मिलों फैक्ट्रियों में देख कर आइए। अब राजेंद्र प्रसाद सिंह का गीतमन जो है वो चिमनियों मिलों में पहुंचता है और देखता है कि चटकल की चिमनी ने आज तरेरी आंखें, चटकल की चिमनी ने आज तरेरी आंखें, मिल की भट्टी आग लहू का भेद मिटाती, कारखाने या मजदूर इकट्ठे हिम्मत से भरपूर नशे में चूर। देखिए तो कैसे खून और आग दोनों जल रहे हैं और किस तरह फिर भी हिम्मत से भरपूर होकर ये मजदूर कार्य कर रहे हैं। किस लिए? महज रोटी के लिए। यह वही भूख थी जिसके लिए फिर ये कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, बिल्कुल 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 वहां तक जानी चाहिए। और वहां तक जाने का मतलब यही है कि वो सच्चे नवगीतकारों को पढ़ें। यहाँ में एक समस्या और हो रहा है जिस पर मैं आगे भी बोलूँगा कि कई बार हम एकदम भावुक और लिजलिजी किस्म के गीतों में जाकर फंस जाते हैं और उनको हम यथार्थ के परिदृश्य पर चलते हुए दिखाते हैं। वहाँ गहरा आलोचक नहीं, ये भी सही और ये भी सही, आलोचक नहीं पहुँच रहे हैं। आलोचक सही अर्थों में गीतकारों को पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप न विश्वास हो तो जो बड़े आलोचक हैं जिनका नाम है, जो लिख पढ़ रहे हैं, उनसे कभी पूछ लीजिए कि वर्तमान समय में कौन कौन से नवगीतकार हैं, तो वो नाम भी नहीं बता पाएंगे। बड़ी विडंबना, ये पीछे भी मैं बोल चुका हूँ। अभी फिर देखिए तो मैं बता रहा था कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का वो मिलों और फैक्ट्रियों में पहुंचते हैं तो यह वही भूख थी जिसके लिए वो कहते हैं कि दल दल में धंस नदी समंदर में भी डूबे, दल दल में धंस नदी समंदर में भी डूबे, दबे नींवों में दीवारों में चुने गए हम, छत से फिसले गिरे पहाड़ों खानों में फंस मरे, कैद में सड़े नाम पर श्रम के। क्यों? क्योंकि घर परिवार का पेट पालना था और जिंदा रहना था। प्रसंग बहुत लंबा ना हो, इसके लिए आगे बढ़े तो देखें कि भूख के सामने घर की छत और रोजगार की चिंता दोनों विकट समस्या है। हमें उस बेघर होते युवा की आंखों में घुसकर देखना होगा जो रोजगार के अभाव में रोटी से महरूम है। अवध बिहारी श्रीवास्तव का एक नवगीत है क ख ग। इस नवगीत में वह ऐसे किशोर की तस्वीर उपलब्ध करवाते हैं जो रोजी रोटी और घर तीनों से बेदखल है। कैसे रोटी की किल्लत सहने वाले आम आदमी के जीवन में आपदाओं का आगमन होता है और किस तरह इन समस्याओं के बीच उसकी नौकरी छूटती है। आप कल्पना करिए और इस नवगीत के अंश को देखिए। ताक रहा है आसमान में भौचक खड़ा किशोर, ताक रहा है आसमान में भौचक पड़ा किशोर, आग लगी रोटियां बचाने माँ भागी भीतर, आग लगी रोटियां बचाने माँ भागी भीतर, बाबू खोल रहे थे बकरी तभी गिरा छप्पर, गूंज रहा है कानों में तब से अनाथ का शोर, गूंज रहा है कानों में तब से अनाथ का शोर, ताक रहा है आसमान में। नाम उल्लेख न करने के गीतेतर कारण भी होते हैं बन। हाँ सर, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, गीतेतर कारण होते हैं। हालांकि उन कारणों पर जाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उस पर तो मैं कह रहा था कि
आग लगी रोटियां बचाने, माँ भागी भीतर। बाबू खोल रहे थे बकरी, तभी गिरा छप्पर। गूंज रहा है कानों में तब से अनाथ का शोर। बचपन से सूती करघे पर खुद रोटी बुनकर पाल रहा था दादी को भी छोटा कारीगर। तभी अचानक काट दी गई रोजगार की डोर। तभी अचानक काट दी गई रोजगार की डोर। अनाथ हुए किशोर और रोजगार की डोर जिसकी कटी उस छोटा कारीगर में आपको समकालीनता क्यों नहीं दिखाई देती? ध्यान से देखेंगे तो ये अभिव्यक्ति जो है कोई सामान्य अभिव्यक्ति नहीं है, पूरे परिवेश की भयानक यंत्रणा की यथार्थ तस्वीर है। भूख का और भी भयानक तस्वीर देखनी हो तो अभी अभी आए नवगीत क्षेत्र में आए योगेंद्र मौर्य की इन पंक्तियों को पढ़िए। माँ बच्चों का मन बहलाने पाए कहाँ खिलौने, माँ बच्चों का मन बहलाने पाए कहाँ खिलौने। पीड़ा देती चुपती रहे पाए कहाँ खिलौने। पीड़ा देती भूख पेट को नहीं अन्न के दाने। बूढ़ी काकी ओ सारे में कैसे गाए गाने। उलझन और उनीदेपन में, उलझन और उनीदेपन में चुभते रहे बिछौने। बूढ़ी काकी में गांव की असहाय माओं का दुख क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों चुभते रहे बिछौने की मार्मिक अभिव्यक्ति आपको शालती नहीं? स्वयं से सोचिए तो कुछ पता चले, क्योंकि यह मन की भावुकता नहीं है, परिवेश का यथार्थ है। भूख हमें मजबूर करती है, विवश करती है। प्रिय दोस्तों, भूख हमें मजबूर करती है और विवश करती है। जो वह चाहती है वही हम करते हैं। चोरी और डकैती के पीछे इसी भूख का हाथ रहता है, तो तमाम अपराध भूख से विवश होकर लोग करते हैं। अजय पाठक इस स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, सड़कों पर यह भूख निकलकर अब भी आती है। रोटी रोटी कहकर जनता शोर मचाती है। निष्ठावानों को भी यह गद्दार बनाती है। इसी भूख के कोलाहल में अपनी ताल मिलाकर देखें। यह जो ताल मिलाकर देखने की बात है, सही अर्थों में उस भूखी और विवश जनता से जुड़ने की अपील है। नवगीत मन रोजी रोटी दोनों की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन स्थिति न तंत्र की स्पष्ट है और न ही तो देश के रहनुमाओं की। यश मालवीय जैसे समृद्ध नवगीतकार की दृष्टि में नवगीतकार की दृष्टि में पूरा कालखंड है। रोजी वो कहते हैं कि पूरा कालखंड है रोजी रोटी का ही मारा। हर दिन जीव निकाले कुत्ते सा फिरता आवारा। रोजगार में सिर्फ सियासत हाथ कटे हैं सबके। हिंदू मुस्लिम अगड़े पीछे ऊंचे नीचे तबके। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि भूख पर सांप्रदायिकता और जातिवादिता की गोटी बिछाई जा रही है, लेकिन रोजगार उपलब्ध करवाने का जोखिम नहीं उठाया जा रहा है। ये नवगीतकार, हमारे नवगीतकार जो है एकदम समकालीनता के पायदान पर खड़े होकर सत्ता, भूख, रोटी, आप देखिए कैसे। अब आप आगे देखिए कि जब आप रोजगार की मांग करते हैं तो आपको धर्म का पाठ और समर्पण की राजनीति सिखाई जाती है, और जब आप रोटी की मांग करते हैं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं। शहर में जो दंगे होते हैं वह अचानक नहीं होते, स्वयं से नहीं होते, बहुत सुनियोजित तरीके से करवाए जाते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है? भूख से मरने का यथार्थ आंखों के सामने नाचने लगता है। जगदीश पंकज के नवगीत के अंश को सुनिए। वे कहते हैं कि आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। शहर में दंगा हुआ है, एक नत्थु दूसरा यामीन है। आंख दोनों की मगर गमगीन है। बिन मजूरी दर्द को ढोना पड़ेगा। शहर में दंगा हुआ है, शहर में दंगे होते हैं और आदमी भूखे सो जाता है। गाँव में दबंग होते हैं और आदमी भूखा रह जाता है। अब देखिए आप, कितनी तो विडंबना है कि रोजगार के अभाव में
शहर हो कि गांव, दोनों जगह भूख से पीड़ित है आम आदमी। एक जगह अभाव है तो दूसरी जगह शोषण। अभाव को खत्म करने के लिए जो आम आदमी गांव से शहर जाता है वह शोषित होता है और होकर वापस गांव आता है। यह कितनी विडंबना है कि गांव की भूखमरी, अभाव और संकीर्णताओं को कितनी विडंबना है कि गांव की भूखमरी, अभाव और संकीर्णताओं से दूर शहरों में रहने वाला मजदूर अंततः उसी भूखमरी, अभाव और संकीर्णताओं को लेकर वापस आता है। सोचिए तो कुछ पता चले। और राहुल शिवाय का एक गीत है, तब क्या थे अब क्या है। यहाँ मैं बीच बीच में गीतकारों का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारे श्रोताओं के साथ साथ उन लोगों को भी पता चल जाए कि ये कौन से नवगीतकार हैं जो समकालीनता की बात कर रहे हैं। तो राहुल शिवाय का एक गीत है, तब क्या थे अब क्या है। इस गीत में शहरों के दक्यानुशी स्वभाव, मजदूरों के पलायन की तस्वीर और ऊपर से देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर होने के संदेश को बड़ी गहराई और यथार्थ में प्रस्तुत किया गया है। और ये हाल ताश में लिखा हुआ गीत है। वो कहते हैं, नहीं जरूरत रही शहर को मजदूरों की, नहीं जरूरत रही शहर को मजदूरों की, अब लौटे हैं गांव वहां पर क्या पाए हैं। छोड़ गांव की खेती बाड़ी शहर गए थे, दिन भर की मजदूरी में दिन ठहर गए थे। सपनों से कैसे सच्चाई छुटलाएंगे। शहरी जीवन के शहरी अफसाने लेकर त्योहारों में आते थे नजराने लेकर। तब क्या थे अब क्या है कैसे समझाएंगे। टीस रहे हैं कब से उम्मीदों के छाले, पूछ रहे हैं प्रश्न भूख से रोज निवाले। कहाँ आत्मनिर्भर होंगे कैसे खाएंगे। नहीं जरूरत रही शहर को मजदूरों की, अब लौटे हैं गांव वहां पर क्या पाएंगे। अब आपके पेट में दाने न हो तो आत्मनिर्भर न होने के संबल और दावे कितने अच्छे लगेंगे, बताइए जरा। भूख के मामले में यह जो हमारे समय का यथार्थ है आज का, क्या इसने हमें 60-70 वर्ष पहले ले जाकर नहीं छोड़ा है। हजारों मील पैदल चलने वाली जो जनता है वह कौन है। भूखा, नंगा, शोषित और दमित आम आदमी जिसके लिए न तंत्र है न मंत्र। यह बात और है कि ये दोनों के बनकर रहे, उनकी जवाबदेही कौन लेगा। गीता पंडित की माने तो भूल गई संसद जन का लेखा जोखा, नहीं जानती उसने क्या क्या देखा भोगा। तो फिर जानता कौन है। ईश्वर भी तो कोरोना से बचने के लिए मौन है। सोचेंगे तो उत्तर नहीं सोचेगा, सिहर कर रह जाएंगे। भूख को लेकर ये बहुत थोड़े उदाहरण हैं नवगीत के जो आपको विचलित नहीं करते। ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उनसे जो ये कहते हैं कि नवगीत में समकालीनता नहीं है। क्या आपके समाज को सोचने के लिए विवश नहीं करते? यदि करते हैं तो फिर समकालीनता के लिए और क्या चाहिए आपको बंधु। यह प्रश्न आपके लिए है, सोचिए और फिर चिंतन कीजिए। समकालीनता के निर्धारण में यह अपेक्षा की जाती है कि रचनाकार सत्ता समर्थित न हो, तंत्र में लोग की सहभागिता सुनिश्चित कराने और जन भावनाओं की रक्षा के लिए यह और जरूरी हो जाता है कि कवि के पास आंख से आंख मिलाने वाली प्रश्नों की पूरी परंपरा हो। इस आधार पर जब आप नवगीतकारों को देखना शुरू करते हैं तो विश्वास मानिए समकालीन कविता से किसी मायने में ये नवगीत कम नहीं दिखाई देते। राजनीतिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, दल बदल, घपले घोटाले से लेकर लूट मार, दबंगई, हिंसा प्रतिहिंसा जैसी सामाजिक विकृतियां जो हैं और विषय ये सब जो हैं बड़ी गंभीरता से अभिव्यक्त हुए हैं। यह गंभीरता से सोचने का विषय है कि उसी समाज का हिस्सा नवगीतकार है जिस समाज का हिस्सा समकालीन कवि है। दोनों पर एक तरह का शासन किया जा रहा है और दोनों एक तरह की राजनीतिक दुर्लभ संधियों के शिकार हैं। अब कोई यह कहे कि कवियों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और नवगीतकारों ने ऐसा नहीं किया तो ऐसे विवेक पर हंसने का मन करता है।
और कुछ नहीं। राजनीति अपने स्वभाव में इस देश की जनता के साथ एक छल है, कपट है। आम आदमी हर समय छल और कपट के जाल में फंसा है। प्यारे प्रिय मित्रों, आदरणीय जन, जिन उद्देश्य और अपेक्षा को लेकर आम आदमी सरकारों का चयन करते हैं, चुनते हैं, वे सारी अपेक्षाएं महज घोषणाओं और सूची निर्माण में रह जाती है। जगदीश पंकज जब यह कहते हैं, हम नियोजन घोषणाओं में सदा सुनते रहे हैं और नारों पर भरोसा कर उन्हें चुनते रहे हैं, सिर्फ जुमले फेंक होता ही रहा हर बार छल। तो यह छल राजनीति का छल है, जिससे हम आप दो चार हो रहे हैं और होते रहे हैं। हर बार आप देखेंगे तो हर बार यह सोचकर सत्ता परिवर्तन किया जाता है कि वह बदली हुई सरकार कुछ अलग कार्य करेगी, लेकिन होता इसके विपरीत है। जिन योजनाओं और नीतियों के तहत पूर्व की सरकार कार्य कर रही होती है, कुछ फेरबदल के साथ वर्तमान सरकार भी वही कुछ करती है। फिर लोकतंत्र में लोक की क्या भूमिका होती है, यह देखना हो तो पुरानी और नई सरकारों की क्रियाकलाप को देख डालिए। पुरानी और नई सरकार के साथ जनता क्या पाती है, जय चक्रवर्ती फिर आई सरकार नई में उसका खूब वर्णन करते हैं। यहाँ इस एक पूरी नवगीत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कहते हैं कि फिर आई सरकार नई, फिर नए मिलेंगे आश्वासन, फिर आई सरकार नए तो उनके आने पर झूमे थे, इनके आने पर झूमो, इनकी उनके लिए पालकी गांव गली घर घूमो, उनकी गर्दन की रस्सी से नपवाओ अपनी गर्दन। करो न चिंता भूख तुम्हारी आते अगर मरोड़ रही, बदहाली यदि जन्म जन्म का नाता तुमसे जोड़ रही। ढको आंकड़ों से अपना तन, पेट भरो पीकर भाषण, खून तुम्हारा पीते रहने को फिर नए जतन होंगे, खून तुम्हारा पीते रहने को फिर नए जतन होंगे। लोकतंत्र की हाँफ रही छाती पर उनके फन होंगे, राज तिलक है उनके हिस्से, भाग तुम्हारे सिया हरण। सोचिए, ऐसे गीत जो हैं, क्या यही नहीं होता आमजन के साथ? आप देखिए तो कल्पना करिए कि क्या यही नहीं होता आमजन के साथ। जनता ठगी जाती है और नेता ऐश करते हैं, सरकार किसी की भी क्यों ना हो। यदि ऐसा नहीं हो तो बोलो, अपने ही देश में बेगानों की स्थिति आ जाती है आम आदमी की, यह भी तो एक सच है। और जहां तक मैं समझ पाया हूं तो पक्ष विपक्ष जैसा कुछ होता ही नहीं राजनीति में। सब पक्ष होते हैं क्योंकि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। सारा मामला कुर्सी का है, सत्ता का है। जन कल्याण के भाव में जन उपेक्षित है, कल्याण शब्द की नीलामी हो गई है। ये एकदम मान के चलिए, कल्याण शब्द की नीलामी हो गई है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के नाटक और नौटंकी हम सब आए दिन देख रहे हैं। अभी कोरोना समय में कांग्रेस और भाजपा की बस वाली राजनीति में भला कौन नहीं परिचित है, बताइए। जब नवगीतकार राधे श्याम शुक्ल कहते हैं कि रामराज की पंचायत में रोज हो रही है नौटंकी, नायक प्रतिनायक दोनों ही बदजुबान हैं, जो जितने अभद्र हैं उतने ही महान हैं। सिंहासन की छीना झपटी मुख्य कथा है और सहायक कथा प्रजा की मूक व्यथा है। ओझा गुनिया व्यस्त ओझाई में बहराइच बाराबंकी। तो कहीं न कहीं उस पक्ष विपक्ष के खेल का पोल खोल रहे होते हैं। प्रिय दोस्तों, संसद में आए दिन क्या होता है यह सबको पता है। जिन मुद्दों पर लड़ते हैं उन्हीं पर खुद कितना अमल करते हैं यह भी हमें आपको पता है। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सत्ता मद में चूर आज के नेताओं से सभ्य और शिष्ट आचरण की अपेक्षा करना कहीं न कहीं बेमानी है। ओम प्रकाश सिंह के शब्दों में कहें तो संसद की अशिष्ट भाषाएं, झूठे वाद विवाद, संविधान की जड़ें खोदते बट वृक्षी संवाद, बारूदी मुस्कान छोड़ते अहंकार के मारे। लोग हमारे रक्षक और हमारे नीति नियंता बने बैठे हैं। गली के गुंडों से भी ज्यादा असभ्य और क्षेत्र के दुराचारी से भी अधिक जड़ लोग संसद में जाकर बैठे हैं। तो कल्याण की परिकल्पना कैसे की जा सकती है?
ओम प्रकाश के ही नवगीत के माध्यम से कहें तो हालात ये हो गई है कि राजनीति के गलियारे से परिवेश में सभ्य एवं आचरणवान लोगों की अपेक्षा घूम रहे हैं लोकतंत्र के लोभी ढोंगी लुच्चे, घूम रहे हैं लोकतंत्र के लोभी ढोंगी लुच्चे, नोच रहे हैं ये जिंदा लाशें चार भेड़िए कुत्ते जो समाज को हिंसक और आक्रामक बना रहे हैं। क्या आप इस सच से इनकार कर सकते हैं? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनकी वजह से शांत परिवेश भी अग्निज्वाला में धू धू करके जलने लगता है? अगर ऐसे लोगों के विषय में राधे श्याम शुक्ल का नवगीत मन यह कहता है कि इधर सियासी उल्काओं के हाथ अंगारा है, बचो बचाओ वरना घर घर आग लगाएंगी, तो क्या गलत कहते हैं? पिछले दिनों शाहीन बाग प्रकरण के केंद्र में दिल्ली का जो विनाश हुआ, क्या उसमें इन्हीं सियासी उल्काओं का हाथ नहीं था? इनकी वजह से जो दर बदर हुए, उनके दुख और स्थिति का आकलन क्या हम सब कर सकते हैं? क्यों? योगेंद्र दत्त शर्मा की दृष्टि से देखें तो राजा नपुंसक और रानी भी हुई है बदचलन, रखकर रहन पर राज को सभी मंत्रीगण खुद में मगन, फिर जनता से किसी को क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों, आप जनता के पक्ष में सोचते विचारते हैं तो यह सच भी दिख जाता है कि उन्हीं योगेंद्र दत्त शर्मा का ही नवगीत है कि विस्मित चकित सारी प्रजा, किस पाप की है यह सजा, भयभीत है हर नागरिक जो सिंह के आगे अजा, ठहरी ध्वजा करती सतत कमजोर छड़ का आकलन। इस आकलन में उस विस्मित और चकित सारी प्रजा का यथार्थ में समकालीनता नहीं है। यदि है तो नवगीत के सच को पहचानिए। राजनीति के अंधेरे पक्ष को चित्रित करते हुए उजाले की तलाश नवगीत का सामर्थ्य है। नवगीतकार चारण और भाट नहीं है, यह कह करके आलोचना पर ही प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करिए। दोस्तों, मंची कवियों को जाने दीजिए। सस्ते गीतों को प्रस्तुत कर तालियां बटोरना उनका शगल होगा, लेकिन जन यथार्थ का पक्ष लेते हुए सत्ता की आंखों का किरकिरी होना इन्हें सुहाता है। समझने को आप समझ सकते हैं और राजनीतिक मुद्दों को लेकर जिस तरह की अभिव्यक्ति है उनकी समकालीनता की परख भी कर सकते हैं। अब यदि मनसा ही उसे हर हाल में खारिज करना है तो उस पर कहा ही क्या जा सकता है। समय सबकी खबर लेता है, बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए। अब आइए, एक जो समकालीनता को निर्धारण करने में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पर्यावरण प्रदूषण का। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है। पर्यावरण प्रदूषण किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। साहित्य की अधिकांश विधाएं जिम्मेदारी के साथ इस विषय को उठा रही। काव्य विधाओं की बात करें तो पर्यावरण को लेकर कविता से कहीं अधिक चिंता नवगीत विधा में देखने को मिलती है। यह आपको एक आश्चर्य लग सकता है। कुंवर रविंद्र सर आए हैं, सर प्रणाम। जयराम सिंह गौर सर आए हैं, सर प्रणाम। आशीष कुमार भैया आए हैं, भैया प्रणाम आपको भी। आप सब आए हैं और सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है और संवाद भी होगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो कहा है कि पर्यावरण कविता से भी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो नवगीत में किया गया है। यह हम आगे उदाहरण आपको देंगे। यह आपको एक आश्चर्य लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है, एकदम यही है। कविता के हिमायती अभी विमर्शों की कूटनीति में फंसे हुए हैं। उन्हें न तो प्रकृति का उजड़ना दिखाई दे रहा है ठीक से, और न ही तो प्रकृति पर मनुष्य का आतंक। हो सकता है प्रकृति अभी उनके एजेंडे में ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों स्थितियां भयानक त्रासदी लेकर आई हैं और इन दोनों गंभीर विमर्श नवगीतकारों के यहाँ देखा जा सकता है। विकास की रफ्तार को हम सब देख रहे हैं। पेड़ों का कटना और जंगल का उजड़ना अब कोई नई बात नहीं रह गई। कहीं आग लगती है तो कहीं लगाई जाती है। प्रकृति जो रूप इधर हमें सुरक्षा और सौंदर्य दे रहे थे, सबके
सब डरे सहमे और भयभीत हैं। कुमार रविंद्र का एक नवगीत है, घर तक थर्राते हैं। इस स्थिति को बड़े संजीदगी के साथ अभिव्यक्त किया गया है उस नवगीत में। तूफानी रातों में समाधिस्थ पेड़, पूछते हवाओं से कौन रहा छीन। सपनों के डेरे में यह कैसी चाल, लहरों से कहते हैं जाग रहे ताल, कौन रहा तारों को इस तरह खदी। बटा हुआ आसमान छितजों के पार, सोचता कहाँ तक है अंधी दीवार, क्यों कोपल असमय ही हो गई अंधेर। पत्तों की बस्ती में इतनी आवाज, कौन कहे कोयल की डरे हुए बाज, घर तक थर्राते हैं दरवाजे भीड़। अब कौन कहे कोयल की डरे हुए बाज की जो अंतर्ध्वनि है, उससे तो यह स्पष्ट हो ही जाता है कि हम बेचैन भले न हों, सुख प्राप्त करने की लालसा में सब कुछ भूल जाए, लेकिन प्रकृति प्रदत्त जीव जंतु हमारे आतंक से भयभीत हैं और उजड़ रहे हैं। यह भी देखिए कि पेड़ लगाने की जो शौक लोगों का कुछ वर्ष पहले देखा जाता था, अब एक स्वप्न होता जा रहा है। सरकारी अनुदान पर लगे तो लगे, स्वयं से आदमी मेहनत नहीं कर रहा है। बड़े पेड़ों को काट कर गमले सजाए जा रहे हैं। राधे श्याम बंधु जब ऐसी अपील करते हैं तो एहसास होता है कि हमारी जिम्मेदारी है इस धरा को सुरक्षित रखना। वो कहते हैं कि फिर जेठ तपेगा आंगन, हरियर पेड़ लगाए रखना। फिर जेठ तपेगा आंगन, हरियर पेड़ लगाए रखना। दूर दूर तक सन्नाटा है, सड़कें छायाहीन हो गईं, बस्ती बस्ती लू से घायल, गलियां भी जानहीन हो गईं। नीम के पेड़ से लेकर पीपल के पेड़ तक आंखों के सामने दृश्यमान हो उठते हैं। बरगद के पेड़ों की सघन छाया कहाँ भूल सकते हैं हम। कैसे वह दृश्य ओझल हो सकती है नज़र से, जब वृक्षों की वजह से गलियां गुलजार हुआ करती थी गर्मियों की दोपहरियों में। अब मामला बदलता जा रहा है। पेड़ पौधों की कमी से मौसम का असमय आना और कई बार बारिश का न होना आज का समय का यथार्थ होता जा रहा है। संजय शुक्ल इस गीत में कितनी साफ गोई से यह समस्या उठाते हैं। ध्यान दीजिए, आसमान में घिरे रहे पर झरे नहीं बादल, रेती में लौटी गौरैया, नाजुक पंख जले, अंडे लेकर चली चींटियां, कुछ संकेत मिले, झुठलाता है अनमानों को अब मौसम का छल, वेद पाठ तो दूर नदादुर बजा रहे ढपली, उमस मयूरों के पंखों में बढ़ा रही खजुली, तड़प तड़प कर मरे मछलियां नदी हुई दलदल। अब दादुर से लेकर कोयल तक का अदृश्य होना कितना दुखद है मछलियों का तड़प तड़प कर मरना और नदी का दलदल होना। समझिए, समकालीनता के स्थिति को पहचानिए, विश्वास मानिए कि ऐसे संकट की तरफ इशारे हैं जो कुछ ही वर्षों में और भयानक रूप लेगा। जिस समय उत्तराखंड में पर्यावरण परिस्थिति को लेकर काम करना, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसी समय इस बात पर विचार करना शुरू हुआ था कि अब हमें पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर काम करना शुरू करना चाहिए। मुझे याद है उसी समय के आसपास नया ज्ञानोदय का एक विशेषांक भी प्रकाशित हुआ था कविता और पर्यावरण को लेकर। इस विषय को लेकर फिर गंभीरता कम दिखाई देती है, जबकि पर्यावरण पारिस्थितिकी का बिगड़ना एक बड़ा संकट है इस समय का। यह समस्या इतनी भयानक है कि इसके आगे कोई दूसरी समस्या नहीं दिखाई देती। यदि गंभीरता से विचार करें तो बैजनाथ श्रीवास्तव के यहाँ इस विषय पर गंभीर कार्य हुआ है। उनकी दृष्टि में हम यदि न चेते तो हरे दिन बीत जाएंगे, नहीं घन मीत आएंगे। बादल के न आने से वर्षा का होना असंभव होगा, बारिश नहीं होगी तो सूर्य का ताप बढ़ता जाएगा और जलवायु का संकट ऊपर से पड़ जाएगा। बैजनाथ यह भी कहते हैं, हो रहे हैं छेद नभ ओजोन परतों में, छिप रहे नाराज बादल श्याम गर्तों में, ये पपीहे फिर कहाँ जलगीत गाएंगे। आज जड़ जंगम मरे प्यासे बिना जल के, हो रहे कंकाल तरवर भी बिना फल के, फिर नदी तक छाँव के बन याद आएंगे। यह जो याद आएंगे वाली बात है, इस पर ठहर कर सोचना जरूरी है। ठहर कर सोचने की बात तो
मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब यह है कि आएंगे नहीं, आ रहे हैं। अब हमें याद आ रहे हैं। पेड़ पौधों की सघन छाया से लेकर फल फूल तक की उपलब्धता हमें साल रही है। गुलाब सिंह के इस गीत में ये भाव कितनी गंभीरता से चित्रित हुए हैं, आप पढ़ें और उत्तर स्वयं तलाशें। फूल पर बैठा हुआ भौरा, साख पर गाती हुई चिड़िया, घास पर बैठी हुई तितली और तितली देखती गुड़िया, हमें कितने दिन हुए देखे। घाट के नीचे झुके दो पेड़, धार पर ठहरी हुई दो आंख, सतह से उठता हुआ बादल और रह रह फड़कती दो पांख, हमें कितने दिन हुए देखे। बाँह सी फैली हुई राहें, गोद सा वह धूल का संसार, धूल पर उभरे हुए दो पांव और उन पर बिछा हर श्रृंगार, हमें कितने दिन हुए देखे। घुप अंधेरे में दिए की लौ, दिए जल पर भी जलाते लोग, रोशनी के साथ बहती नदी और उससे नाव का संयोग, हमें कितने दिन हुए देखे। तो अब आप सोचिए कि इन सब चीज़ को, ये पूरा नवगीत यहाँ इसलिए दिया कि आप समझ सकें हम वाकई कहाँ पर हैं। और ऐसे दृश्य गुलाब सिंह के यहाँ बड़ी मात्रा में हैं जो हमें सोचने के लिए विवश और विचलित करते हैं। व्यवस्था में ही सही, कम से कम हम इस विषय में सोचें तो। होता क्या है कि हम भूल जाते हैं समस्याओं को, जबकि ज़रूरत है उन्हें याद रखते हुए उनके समूल समाप्ति का प्रयास करने की। अब यह दौर जो है, यह दौर प्यारे दोस्तों वैश्वीकरण का दौर है। 5:20 हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि लगभग 10-15 मिनट और अभी हम बोलेंगे इस पर, और उसके बाद फिर जो है भविष्य में फिर मिलने की कोशिश की जाएगी। तो यह दौर जो है, मैं कह रहा कि यह जो दौर है यह वैश्वीकरण का दौर है, विश्व गांव के रूप में दिखाई दे रहा है। हम सब स्थानीय होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय हैं। यह उपलब्धि मनुष्य के हिस्से सूचना क्रांति के बाद आई है। यह सच्चाई है तो यह भी गौर करने की बात है कि अपनी ही जड़ों से कटे हैं हम। विश्व को गांव होने में जिस चीज़ को हान उठानी पड़ी है वह है घर गांव परिवार से बेदखल होने की ज़मीनी सच्चाई। जो हमारे संबंध हैं, जो हमारी आत्मीयता के लिए साध्य थे, वे सब परिवर्तन की दहलीज पर आकर दम तोड़ रहे हैं। नईम का गीत मन इस सच्चाई को समझते हुए इस आशंका को मूर्त रूप देता है और वे कहते हैं कि गांव जवार, नदी नाले हरियर अमराई, बुआ भतीजी बहन बेटियां लगे पराई, मुझसे ही क्यों जुदा हो रहा बिना बताए मेरा साया, जबकि दूरियां देश काल की बिला गई हैं, ग्रहों उपग्रहों को आहिस्ता मिला गई हैं। बावजूद इसके चौपाल जैसी आत्मीयता और परिवार जैसी घनिष्ठता, संबंधों जैसी गरिमा कहाँ और कितना अस्थायी रह पा रही है। हम आपके सामने हैं। दिनों दिन रिश्तों में बढ़ती दूरियां, घर से बेघर होने की खुशी, इसे आप यथार्थता पीड़ा भी कह सकते हैं, हमारे दिन का चैन और रात की नींद गायब कर रहे हैं। पता ये भी है हम सभी को कि स्थानीय महत्व की चीज़ों का बाजारीकरण हमें भयभीत कर रहा है, डरा रहा है हमें। आप मानिए, हमें अपनी जड़ों से काट रहा है। जो कुछ है वह नश्वर है कहने वाला भारतीय अब यह कहता है जो कुछ है सब बिकाऊ है। परिवर्तन देखिए, यहाँ नवगीतकार यायावर की माने तो इस बाजारू युग में गोधन, गोरस, गाय, गोरशी सबकी है कीमत। भाभी के घूंघट के बदले देगे पक्की छत, मंदिर की जमीन पर उठ जाएगा माल नया। अच्छे दिन आ गए समझ लो खोटा वक्त गया। भाभी के घूंघट के बदले जो पक्की छत देने की बात है वह इज्जत लेकर आशियाना उपलब्ध करवाने की नीयत का खुलासा है। मंदिर की ज़मीन पर मॉल नया उठाने की तैयारी हो चुकी है जो कुछ ही वर्षों में हमारे आपके सामने होगी। ध्यान दे तो बनारस में पक्का महाल को तोड़ने के पीछे वही बाजारू नीयत कार्य कर रही है। जिस ईश्वर का दर्शन हम फ्री के फूल और गंगा जल से
करते थे, अब उन्हीं को सजाकर मॉल में रखा जाएगा, यह हमें सुनाई दे रहा है। निश्चित तौर पर हम गर्व और श्रेष्ठता का अनुभव ऐसे क्षण करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे घर के आलू दम, चिप्स, पापड़ आदि को छोड़कर लेज और कुरकुरे खाते हुए करते हैं। ध्यान दीजिए कि जिस पूरे परिवेश में क्षेत्रीय वस्तुएं प्राप्त होती थी और उन्हीं पर क्षेत्र में विदेशी मूल्य के वस्तुओं को पाकर हम धन्य धन्य होंगे। ध्यान इस बात को रखने की है कि यहाँ हमारे ना के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी चालाकी से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलदल में छोड़ दिया गया। जब राधे श्याम शुक्ल कहते हैं कि सुनो तुम्हारा मूल्य तुम नहीं आकेगा बाजार, तुम्हें तो बस बिकना है, तो मुझे यही दिखाई देता है कि आखिर हम भी तो वस्त्र रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। स्त्रियां तो थी ही हमारे यहाँ वस्त्र रूप में, पुरुषों को भी झिगोलों की डिमांड पर मार्केट में उतार दिया गया। कहाँ तो हम स्त्रियों को उस दलदल से निकालने के प्रयास में थे और कहाँ पुरुष भी उस बाजार का हिस्सा हो गया। यानी तुम भी खुश और हम भी खुश की नीति पर यह बाजार हम पर थोपा जा रहा है, जिसका परिणाम अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 10 वर्षों बाद हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अभी भी जिनके आँख खुले हैं वे देख रहे हैं। सही पूछो तो हम देखने की इस नियत पर सवाल है। हम हैं वही जो पहले थे, लेकिन देखने और दिखने के मानक हमारे बदल गए मानक में गरिमा सक्सेना कहती हैं, आज समझ पर भारी चारों ओर दिखावे हैं, विज्ञापन ऐसा छाया है, बदल गए मानक कर्तव्यों के पलड़े ऊपर भारी चाहे हक, स्वार्थ सिद्ध का लक्ष्य साधते खूब छलावे हैं। इन्हीं छलावों में हम वर्तमान से अतीत हो रहे हैं, जिसका कोई भविष्य फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप ये मान के चलिए कि दरअसल वैश्वीकरण के दौर में बाजार की जो अवधारणा है वह कहीं गहरे में हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को बदलने की अवधारणा है। इधर जो कुछ हम सभ्य हुए हैं या दिख रहे हैं वह उसी सांस्कृतिक संक्रमण की निशानी है। इस निशानी में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो हमें अपनी रीतियों नीतियों से मोहभंग हुआ है, इतना कि जिन संबंधों और रिवाजों को मानने के लिए हम उत्साहित होते थे, आज उनका नाम सुनते ही दूर होने की कोशिश करने लगते हैं। मधुकर अष्टाना जब कहते हैं कि सभ्य हुए हम रीति रिवाजों रिश्ते नातों के इस घर में टूट गए दम, तो उनका इशारा इसी तरफ होता है। वह यह भी स्पष्ट करते हैं, भूल गए चौका बासन चूल्हा चकिया में, सूखा चेहरा लगा हुआ सबके अंतर पर, अब पश्चिमी पलस्तर, गहरा महंगी कार, बड़ा है बंगला, रहते हैं कंप्यूटर में गुम। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि कंप्यूटर और मोबाइल संस्कृति ने निसंदेह हमें समृद्ध किया है, लेकिन विकृत के कगार पर भी लाकर खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संबंधों में जब तक संवाद होता है तब तक एक गरिमा होती है। आमने सामने होने का एहसास ही कुछ और होता है। मोबाइल के आने से संवाद का स्थान SMS ने ले लिया है, व्हाट्सएप ने ले लिया है और ज़िंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की। माधव कौशिक फिर बजी घंटी मोबाइल फ़ोन की माध्यम से कहते हैं, फिर बजी घंटी एक नवगीत है उनका, उसमें वो कहते हैं, फिर बजी घंटी मोबाइल फ़ोन की, अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं, शक्तियां बाजार की अपना शिकंजा कस रही हैं, अब ज़रूरत ही नहीं वाचालता को मौन की, वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं और SMS के जरिए भावनाएं बह रही हैं। जिंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की, आदमी बौना हुआ पर हो गए टावर बड़े, दूसरों के पाँव पर जैसे जमूरे हो खड़े, अब नहीं मिलती यहाँ छाया घने सागौन की। तो इस नवगीत पर ठहर कर सोचते रहिए। इधर विश्व के गांव में बदलने का जो यथार्थ है, सही अर्थों में हमारे आपके माता पिता दादा दादी का ओल्ड एज होम में पहुंचने का यथार्थ है। इधर यह प्रक्रिया और तेज हुई है। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में यह समस्या विमर्श के रूप में सामने आई है।
नवगीत में इसे बहुत पहले से उठाया जाता रहा है। आज के हर नवगीतकार के पास इस विसंगत पर संवेदनाएं हैं। वे बोल ही नहीं रहे हैं, अपितु गहरे में चिंतित भी हैं। अवध बिहारी श्रीवास्तव कहते हैं, आए अमेरिका से फोन, कभी तो सुन ले पोते की बोली, दो प्रेतों के राजमहल में कैसी दिवाली होली, क्यों जोड़ी सुविधा राजघरानों की, सुविधाओं के चक्कर में हम भाग रहे हैं, यह संस्कृत हमारी नहीं थी। माता पिता तो खैर चलो मान लेते हैं, समय का तकाजा है, लेकिन पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। जो घर और परिवार की अवधारणा थी वह बिल्कुल एकदम से टूटी है। नवगीत मन इस टूटन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने अभी तक जोड़ना ही सीखा है। हमारे यहाँ की संस्कृति अतीत से प्रेरणा लेकर समृद्ध होती है। वैश्वीकरण के मोह और विदेशी होने की लालसा में इधर बड़े चालाकी से उस अतीत को हमारी परिधि से अलग कर दिया गया है। वर्तमान का आकांक्षी जन भविष्य से किस तरह पंग हो रहा है, इसका अंदाजा अभी उसे नहीं है। जब संवाद और संबंध में तर्कों को तरजीह दी जाने लगी, तभी से हमारी जो नींव थी, जिस नींव पर समकालीनता का महल बनकर तैयार, सामाजिकता का महल बनकर तैयार हुआ था, वह कमज़ोर होने लगी। इसे बहुत संलग्नता से कमज़ोर किया गया। जहाँ सीधे बन बढ़ता था, सीधे नहीं तो तर्कों के दम पर खंडित किया गया। तर्क हर समय सच हो यह जरूरी नहीं है। इस स्थिति को देखना है तो गणेश गंभीर के यहाँ चलिए। वे कितने स्पष्ट रूप में इस विसंगत भरे षड्यंत्र को रखते हैं, वह देखने लायक है। वो कहते हैं, जब चाहे इतिहास बदल दे, जब चाहे भूगोल, समय इन दिनों बोल रहा है काफ़ी ऊंची बोल। मिट्टी जांची गई अस्थियों का भी हुआ परीक्षण, शब्दों की छेनी हथौड़ियाँ करती सच का तक्षण, झूठ रोज तैयार कर रहा है कृतियाँ अनमोल। कमरे जितने हैं अतीत के भरे उजालों से, बंद कर दिया गया उन्हें तर्कों के ताले से। सोच रहा हूँ आगे बढ़कर मैं दूँ उनको खोल। आग हवा पानी मिलकर यह दुनिया अरसते हैं, इस धरती के आसमान से गहरे रिश्ते हैं। डर बनकर फिर वर्तमान को रहा आँख में डोल। जिस धरती के, अब यहाँ समझिए इस गीत के माध्यम से कि जिस धरती के आसमान से गहरे रिश्ते थे, उसे अलग किया गया। आसमान के खिलाफ धरती को भड़काया गया। निसंदेह आसमान के तड़क भड़क चमक गरज से धरती का सौंदर्य तो विकृत हुआ ही, वह असहाय और निरुपाय भी हुई। फायदा किसने उठाया? भड़काने वाले ने। कैसे? यह मुद्दा नहीं है, उस पर फिर कभी हम आएंगे। इतना जरूर है कि कमरे जितने हैं अतीत के भरे उजालों से, उन्हें इधर खोजने की तड़प बढ़ी है जिन्हें तर्कों के तालों से बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया गया था। और मान के चलिए कि इस खोज में अस्मिता के उन स्थलों को खंगाला जा रहा है जहाँ से हम संस्कार ग्रहण करते थे। अतीत के उस समृद्ध परिवेश में पहुंचकर जब बिजनाथ श्रीवास्तव कहते हैं, दादी की वे लोक कथाएं नए दिनों ने पी ली, समय अमानुष अत्याचारी सबके आंखें गीली, पहले जैसी राय मशविरा पुरखों में से अब रही कहाँ, तो गलत क्या कहते हैं। इधर कौन कहे पुरखों से राय मशविरा लेने की, डांट कर जवाही कार्रवाई उल्टे करने लगते हैं। हालांकि ऐसा सर्वत्र नहीं है। साथ विजयदशमी पर्व की रंगतों में कमी आई है। रक्षाबंधन जैसे मजबूत और सांस्कृतिक पर्व को इधर भुलाने का बीड़ा उठा लिया गया है। इन पर्वों के आवरण में हम सीखते थे, समृद्ध होते थे। इधर इनके प्रति अविश्वास तो भरा ही गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आमोद प्रमोद के नए नए संसाधनों के विकसित हो जाने से अब इधर कोई मुड़ता भी नहीं है। माधव कौशिक की दृष्टि में गए दिनों की बात हो गए मेले ठेले। आभार सर, सुभाष वशिष्ठ सर, बहुत बहुत आभार आपका। इंदिवर पांडे सर भी आए हैं, सर प्रणाम आपको भी, आप हमें सुन भी रहे हैं शायद। तो गणेश माधव कौशिक जी कहते हैं कि गए दिनों की बात हो गए मेले ठेले, निस्दिन आपाधापी आंख बिचौनी खेले, जड़ता ने कर डाली जड़ सारी परिपाटी, बरसों बीते ब्याह नहीं देखा तुलसी का,
साझी गए गौर पुजाए घर देहरी का। अब तुलसी के ब्याह से लेकर गौर पुजाने तक की जो संस्कृति थी उसके संदर्भ में अब के बच्चे कहाँ जानते हैं कुछ। बच्चों को छोड़िए, अधिकांश युवाओं को भी इनके संदर्भ में ठीक से पता नहीं है। और जब आप इधर सोचते हैं तो कहीं न कहीं पुरातन पंथी कहलाते हैं, लेकिन सच कुछ ऐसा ही है। सांस्कृतिक परिदृश्य के बनावट और बुनावट में इनका बड़ा हस्तक्षेप होता था। इधर ऐसा नहीं होने से हम सांस्कारिक जमीन की उर्वरता को बचा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इन पर्वों, त्योहारों और रीति रिवाजों का आस्थान कार्टून, वेब सीरीज़, इंटरनेट पर उपलब्ध सस्ती कहानियाँ ले रही हैं। चिंता का विषय क्या यह नहीं है? चिंतन करने की ज़रूरत सही मायनों में ऐसे विषयों पर है जो जहाँ नवगीतकार समृद्ध रूप में चिंतन व्यक्त करते हैं। मैं कहता हूँ कि भारतीय सांस्कृतिक धरातल पर, जैसे कि इंदिवर पांडे सर भी पिछले दिनों कह रहे थे कि सांस्कृतिक धरातल पर जो है जितना नवगीतकार चिंता व्यक्त करते हैं उतना कवियों के यहाँ नहीं है। मैं पहले भी अंबर पांडे और मोनिका कुमार और अशोक वाजपेयी आदि का नाम ले चुका हूँ। तो सांस्कृतिक चिंता तो बहुत गहरे में हमारे नवगीतकारों में है। उतना तो वाकई इवन गज़ल उठती हुई विधा है आज के समय में। गज़ल में भी नवगीतकारों जैसा जो समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश है आप नहीं पाएंगे। तो अब जो मैं अंतिम की तरफ बढ़ रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट हम और लेंगे आप सबका, कि निसंदेह नवगीत विधा समकालीनता के पैमाने पर एक समृद्ध विधा है। इसे छांदसिक समझकर खारिज करना इतना आसान नहीं है जितना कि समझ लिया गया है। ना पढ़कर ही खारिज करना है तो कबीर, शूर, तुलसी में क्या है, ऐसे प्रश्न भी आप उठा सकते हैं। आप निराला से लेकर नागार्जुन तक को खारिज कर सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है तो साहित्य और कविता पढ़ ही कौन रहा है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है यदि मामला कहने भर का है तो। इधर नवगीत और गज़ल विधा के साथ लगातार इस प्रकार की धमा चौकड़ी खेली जा रही है। ये तो भला मनाइए इस विधा के रचनाकारों का कि ये अपनी सक्रियता से लगातार परिवेश को सुंदर और समृद्ध बना रहे हैं, अन्यथा तो कौन जानता है आपके तमाम कवियों को। खैर, समकालीनता पर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है और एक दो ज़रूरी बातें और कहना चाहता हूँ कि इधर यह कहा गया है कि इंदिवर पांडे सर भी कह रहे थे कि नवगीत सही अर्थों में भारतीयता की वापसी है और है भी, और वह होना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये जो कहना है कि इसमें तत्कालीन जो सामाजिक विमर्श हैं, जो अस्मितावादी विमर्श हैं, उनका भी इस विधा में तेज़ी से परिवेश वापसी हो और वे जिस गंभीरता से कविता में अपनी बात रख रहे हैं, दलित चेतना, आदिवासी चेतना और स्त्री चेतना को लेकर के, तो वो इधर आकर के अपनी बात रखें। अगर मैं स्त्री चेतना की बात करता हूँ तो नवगीत में जो समृद्ध नवगीतकारों में मैं बात बता रहा हूँ, तो जिनके हाथ नवगीत गहरे मूल्य में आता है, मुझे 3 स्त्रियाँ गहराई के साथ नज़र आती हैं। नाम लेना ठीक तो नहीं है, लेकिन नाम लिया भी जा सकता है, लेकिन नाम लेना विवाद को प्रश्रय देना है। यहाँ मामला विवाद का नहीं है, यहाँ हम संवाद करने आए हैं और जब तीनों नामों को बताना होगा तो मैं आगे से किसी लेख में बताऊंगा। मतलब इतनी कम संख्या गंभीर नवगीतकार के रूप में है। वैसे तो 7, 8, 10 हैं, लेकिन इतनी कम संख्या है। दलित और आदिवासी क्षेत्र से भी कोई युवा साथी आएँ और नवगीत को अपनी माध्यम बनाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि दक्षिणपंथी भी और वामपंथी भी, दोनों पंथ के लोग नवगीत को अपनाएं और जितना खारिज करना है, जिस भी परंपरा, जिस भी रीति रिवाज को खारिज करना है उसको करें। इसको करने से विधाएं जो है एक तरीके से समृद्ध होती हैं। मेरी चिंता ये है। और यहाँ तक बात आलोचना की है तो अब समकालीन है या नहीं है, ये काम रचनाकारों का काम नहीं है, ये काम आलोचकों का है। आलोचकों को पढ़ना होगा। अभी मैं नवगीत के समीक्षा संदर्भ पर एक लेख लिख रहा हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ कि नवगीत का समीक्षा संदर्भ एकदम खाली पड़ा है। इतना खाली पड़ा है
कि किसी ने इस विषय पर गंभीरता से काम किया ही नहीं। एक दो समीक्षक हैं, वो समीक्षा करने से ज़्यादा नवगीत की दुर्गत कर डालते हैं। यहाँ नाम क्या लेना, एक तो हमारे संजीव वर्मा सलील जी हैं, वो जिस पुस्तक पर हाथ लगा देते हैं वहाँ उस पुस्तक की मान लीजिए कि क्या कहूँ, तो अगर उसमें मजदूर की चिंता है तो उसको भगवान की चिंता सिद्ध कर देंगे, जहाँ भगवान की चिंता है वहाँ क्रांति का झंडा लहरा देंगे। मतलब ये है कि रचनाकार का काम है रचना करना, आलोचक का काम है आलोचना करना। इधर नवगीत का पूरा क्षेत्र खाली दिखा दे रहा है। इधर 3-4 सालों में मधुकर अष्टाना जी की एक किताब आई है, लेकिन उनके पुराने संग्रहित संकलनों की एक किताब है लेखों की, और एक संपादित पुस्तक आई है। इधर अगर हम नवगीत की आलोचना को लेकर के बात करें तो इंदिवर पांडे जी एक समृद्ध आलोचक के रूप में उभर कर आए हैं। या मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सुने और उन्हें अच्छा लगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे शुरू में डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी जो है सक्रिय थे आलोचना के क्षेत्र में, तो एक बड़ी बात हुई थी। लेकिन इधर जैसे उनमें भी शिथिलता सी आ गई है। और पिछले दिनों कई बार मैंने बात भी किया कि सर नवगीत को लेकर मैंने चर्चा भी किया। अभी बिंब प्रतिबिंब का तीसरा अंक भी बिंब प्रतिबिंब 3 का तीसरा अंक भी मैं नवगीत विशेषांक के रूप में ला रहा हूँ। तो मनोज जैन मधुर सर हैं, अच्छे नवगीतकार हैं, और आप हमें लगातार सुन रहे हैं। आपका पूरा सहयोग उस संग्रहण में होगा और सब भी सहयोग करेंगे। मैं जो हमारे बुजुर्ग रचनाकार कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे आदरणीय हैं उनसे हम साक्षात्कार लेंगे, 5 युवाओं का अभिमत लेंगे, बाकी लगभग 25 रचनाकारों की 4-4 नवगीत लेकर आने के लिए मैं हाँ सर, समीक्षा संदर्भ पर मैं काम कर रहा हूँ और एक लेख लिख रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए सुभाष वशिष्ठ सर, आप आदरणीय हैं, आप ध्यान दीजिए। तो इधर समीक्षा संदर्भ पर कोई बात ही नहीं हुई है। आलोचकों ने भी आप ध्यान दीजिए तो चर्चा में जो थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, कोई मुद्दा ही नहीं रखा जा रहा है समीक्षा को लेकर के। तो मैं उन समीक्षकों की तलाश कर रहा हूँ जो इधर नवगीत को लेकर लेख लिखे हैं, और उनकी संकीर्णताओं और उनकी विविधताओं पर भी मैं बात करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। और सच मानूं तो इस बात पर सलाह मशविरा इंदिवर पांडे सर के ही माध्यम से हुआ था, क्योंकि उन्होंने नवगीत पर गंभीर काम किया है। तो और रही बात, अगर फिर भी यह आभास होता है, मैं अपने श्रेष्ठ नवगीतकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि अगर यह आभास होता है कि बाहर के आलोचक आपके पास नहीं आ रहे हैं, नहीं वो आपका, आप स्वयं कलम उठाइए। आपके पास आलोचक कम है तो आप कलम उठाइए, गीत के साथ साथ संकलनों संग्रहों की समीक्षा कीजिए। हो सके तो अन्य विधाओं के साथ इस विधा और है नवगीत में, इधर कुछ आलोचक आते हैं उसको लाठी लेकर दौड़ा लेते हैं। अरे भाई, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन लाठी लेकर अगर दौड़ा लोगे तो कोई कितनी देर तक टिकेगा। अनिल पांडे जैसा हर कोई निगरगट नहीं होता कि वो टिका रहेगा, और क्योंकि उसे परदेश बदलना है तो वो काम करेगा, वो भाग खड़ा होगा। कोई आलोचक आए तो उसको जो जवाब देना है उसको अपनी लेखनी से दो, अगर देने की हिम्मत है तो। लाठी लेकर ना दौड़ाओ, क्योंकि अगर लाठी लेकर दौड़ाओगे तो एक तो वैसे ही अकादमिक जगत के आलोचकों ने नवगीत को हाशिए पर रख दिया, और आलोचकों से लेकर समीक्षकों ने पुराणपंथी और धारणाओं से, पता नहीं कौन कौन धारणाओं से, एक प्रोफामा आलोचक जिसे हम कहते हैं, नवगीत में प्रोफामा आलोचकों की एक भरमार है। तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कि जो आ रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल, जो आ रहे हैं तो उनका स्वागत करिए और उनको कुछ बोलने दीजिए।
अगर वो गाली तो देंगे नहीं आपको, इतना पक्का है। वो विमर्श ही मांगते हैं ना, अगर आपको खारिज भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं खारिज हो सकता। अब आप ये मानिए कि आप अगर अब आप कोरोना समय में जहाँ मजदूर बेचारे पानी के लिए मर रहे हैं, जहाँ आम आदमी खाने के लिए मर रहा है, जहाँ रोटी के लाले पड़े हैं, जहाँ मकान मालिक किराया मांग रहा है और ये नौकरियों से लोग निकाले जा रहे हैं, वहाँ अगर आप सुबह उठते ही ओस पड़ी बूंदों की और मौसम की सुंदरता का गुणगान करेंगे, तो भाई उसे भावुकता ही न कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे रोमानियत ही तो कहा जाएगा। अगर नहीं कहा जाएगा, पिछले दिनों जब नवगीत को लेकर विवाद हुई वशिष्ठ सर, तो मैंने तो लोगों से ये भी पूछा कि भाई तुम मुझे एक बार बता दो कि नवगीत और गीत को लेकर जो विभाजन किया गया था कि आखिर वह क्या है। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये समय जो है और कालीनता के पैमाने की मांग ही यही है, जिस प्रकार से मैंने अभी विश्लेषण किया 4-5 मुद्दों पर, कि मांग ही यही है कि भाई आप यथार्थ परिदृश्य को लेकर के बात रखें, यथार्थ परिदृश्य को लेकर के बात रखें। तो आपने ऐसा रखे तो क्या मैंने गलत कहा? और आप मान लीजिए कि अगर मान रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कह रहे हैं, तो अब भाई अगर आप गुलमोहर की बात कर रहे हो और सामने मजदूर तड़प रहा है, खाने के लिए तड़प रहा है, तो मैं कैसे जो है कह दूँ? आप बताइए कैसे मैं कहूँ कि आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, आप हमारे समय की बात कर रहे हैं? या कोई भी कैसे मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मान पाएगा, ये आप मान लीजिए। मैं ही नहीं, कोई भी नहीं मान पाएगा। तो नवगीत गीत का अपभ्रंश है महोदय। रवि मोहन अवस्थी जी कह रहे हैं कि नवगीत गीत का अपभ्रंश है महोदय। हो सकता है नवगीत गीत का युवा रूप है, ये आप कह सकते हैं कि गीत को आप या प्राकृतिक मान लीजिए और इसको नया मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, गीता मैम शायद सब वॉच पार्टी पर भी हैं, तो गीता मैम कह रही हैं कि इंदिवर सर ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन समकालीन नवगीत पर कोई समीक्षात्मक तक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। इंदिवर पांडे सर को मैं बहुत मुस्कुरा कर कह रहा हूँ, वो अन्यथा न लें। वो भी एक हद तक नवगीतकारों के चुनाव में बहुत संकोच कर गए हैं, इतना संकोच कर गए हैं कि मैं बताऊं कि पूरा का पूरा कानपुर प्रक्षेत्र, जिसमें अवध बिहारी श्रीवास्तव हैं, ब्रिजनाथ श्रीवास्तव हैं, अवध बिहारी श्रीवास्तव हैं, शैलेंद्र शर्मा हैं, और उधर मिर्ज़ापुर से गणेश गंभीर हैं, फिर इधर से तमाम लोग हैं। इन सब नामों को छोड़ दिया है हमारे इंदिवर पांडे सर ने। हालांकि काम बहुत गंभीर किया उन्होंने। वो तो समीक्षा संदर्भ पर बात करते हुए कहते हैं कि समीक्षक को एकदम टाइट और एकदम मजबूत होना चाहिए। उसी मजबूती और टाइटपन के साथ जो आता है, तो इंदिवर सर को पता होगा कि उनकी ये जो नवगीतकार हैं वो लाठी लेकर दौड़ा लेते हैं और जहाँ तक पाए उसको दौड़ाते रहते हैं। चिंतन मान्यवर अच्छी सरील और सटीक सूचनाओं को भी सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। चिंतन ना हो, शुभकामनाएं स्वीकारे, गीत का भंजन नवगीत मानता हूँ। क्षमा सहित नमस्कार। रवि मोहन अवस्थी जी, क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी दृष्टि है, मेरी अपनी दृष्टि है, और बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल सुनिए, लेकिन नवगीत और गीत के बीच अंतर के भेद को लेकर के पढ़िए, अच्छा लगेगा। समीक्षक हैं ही नहीं नवगीत के, गीता पंडित मैम कह रही हैं, हाँ बिल्कुल सही है, समीक्षक नहीं है नवगीत के, और हम लोग उन्हीं समीक्षकों को ला रहे हैं, ढूंढ कर ला रहे हैं। इंदिवर पांडे भी सर भी सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, और सुभाष वशिष्ठ सर भी सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे इस समय बहुत सारे नवगीतकार हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप गरिमा सक्सेना को देख लीजिए, गीता पंडित, मालिनी गौतम, राहुल सिवाय, और डॉक्टर जयशंकर शुक्ल, अवनीश सिंह चौहान, और मनोज जैन मधुर से लेकर के अवनीश त्रिपाठी, गणेश गंभीर से लेकर के, मतलब नए से लेकर पुरानी पीढ़ी तक बढ़िया काम कर रही है। जो छंदोक्त कवित्व नहीं लिख पाते वही नवगीत के पक्षधर होते हैं मित्र। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कहीं कहीं नवगीतकारों ने भी बहुत अति किया है
कि नवगीतकारों ने अत ये किया है कि जो सही मायने में नवगीतकार हैं वे भी पता नहीं किस मोह और लालच से एकदम छायावादी किस्म के रचनाकारों को कुछ नहीं बोल रहे हैं और बेबाक तरीके से उनको शामिल कर रहे हैं। गीत बिना नवगीत नहीं हो सकता, वह तो न्यू में यह भी सही है, गीत बिना नवगीत नहीं हो सकता। लेकिन इधर जो एक एक मात्राओं को लेकर लड़ने भिगड़ने और झगड़ने वाली बात है, इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगाना होगा गीता मैम, क्योंकि इधर मैंने कई बार देखा है कि लोग एक एक मात्राओं पर लड़ जाते हैं। ये लड़ना हालांकि आपको अग्नि में तप कर ही आदमी कुंदन और सोना बनता है, लेकिन थोड़ी सी छूट देकर चलें और उससे वो आगे जब समृद्ध होंगे तो उस दिशा में स्वयं आ जाएंगे। बिल्कुल 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 रवि मोहन अवस्थी जी, बिल्कुल। तो जब वो समृद्ध होंगे तो वो स्वयं आ जाएंगे। थोड़ा सा आरक्षण इस नवगीत विधा में भी उनको दिया जाए और आलोचकों को ढूंढने का प्रयास जारी रहना चाहिए। अभी पिछले दिनों में इंदुवर पांडे सर भी कह रहे थे और मैं भी अच्छे पांडे सर से और ओम धीरज के साथ साथ इंदुवर पांडे सर से भी चर्चा कर रहा था कि नवगीत में समीक्षक न होने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है नवगीतकारों का बिल्कुल प्रयास न करना। जो संस्थानिक प्रयास होना चाहिए था वो बिल्कुल इधर नहीं हुआ। आप ये भी इस पर फिर कभी बात करेंगे कि आपको आलोचक नवगीत पर क्यों काम करें या किस लिए करें, ये सब हम बात करेंगे, लेकिन भविष्य में बात करेंगे। तो इन दिनों बहुत कुछ लिखा जा रहा है, इन दिनों बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है, लेकिन आलोचना का जो मूल्यांकन है वो बहुत कम हो रहा है। यह मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि बहुत कम हो रहा है। आलोचना की ज़मीन पर हम सबको खड़ा होना होगा। आलोचना की ज़मीन को हम सबको नहीं रवि मोहन जी, आरक्षण का तात्पर्य मेरा आरक्षण को अन्यथा न ले। आरक्षण से तात्पर्य मेरा उस दृष्टि से नहीं था, आरक्षण से तात्पर्य मेरा सहूलियत की दृष्टि से था, और उस दृष्टि से भी अगर आरक्षण दिया गया तो कोई गलत नहीं था और यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आप की जो अन्य विधाओं में स्थिति है वो हमारे नवगीत में नहीं बन पाई है। मैं जब कहता हूँ कि बहुत थोड़े रचनाकार हैं, मैं जब हाशिए के समाज और नवगीत विषय पर लिख रहा हूँ तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं और विसंगतियों पर बहुत कम लोगों ने यदा कदा कहीं कहीं बात किया है और बहुत मुश्किल हो रही है उस प्रकार की संवेदनाओं को खोजने में। और दलित विमर्श पर कुछ काम नवगीतकारों ने किया है। स्त्री विमर्श के मुद्दे पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि महज कुल तो वैसे तो 12-15 स्त्री रचनाकार सक्रिय हैं नवगीत के क्षेत्र में, लेकिन 3-4 नाम ऐसे हैं जिन्हें ठीक स्तर पर कार्य करने वालों में कहा जा सकता है। और जब मैं हाशिए का समाज और नवगीत पर कहीं बोलूँगा तो उस पर मैं ये बताऊंगा कि वे 3-4 नाम कौन हैं जिनकी रचनाओं को गंभीर नवगीत की परिधि में लाया जाए। तो जब मैं ये सब कह रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए प्रिय मित्रों और दोस्तों, फिर अब उसी मुद्दे पर आते हैं और धीरे धीरे आपसे विदा लेने की इच्छा जताने की कोशिश भी मैं करूँगा। फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो समकालीनता वाला मुद्दा है तो पढ़िए। जो इसको खारिज कर रहे हैं, जो इसको नहीं समझ रहे हैं, उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा, गहराई के साथ पढ़ना होगा। अगर आपको समकालीन नहीं नज़र आ रहा है तो आप खारिज करो। मैं कह रहा हूँ सहूलियत के कारण समाज में आरक्षण सा सर्प बनकर फैलाए हुए देश के शांति भंग कर रहा है। रवि मोहन जी, आप शांति भले हो, जो भी आप कहें, मैं आपकी अपनी समझ में मान रहा हूँ, उसको भी मान रहा हूँ, लेकिन मैं इसको भी मान रहा हूँ कि बहुत कुछ अच्छा निकल करके आरक्षण के जरिए आया। अब आरक्षण का सीमांकन हो रहा है, आरक्षण का सब कुछ हो रहा है, वो अलग बात है, वो सब अलग मुद्दे हैं, छोड़िए उसको, उस पर हम आप फिर विचार करते रहेंगे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो कह रहा हूँ वो ये कि अब हमें एक सक्रिय भावभूमि के साथ
आलोचना की ज़मीन पर खड़ा होना होगा। और मैं ये कह रहा था कि अगर आपको समकालीन नज़र आ रहा है, सॉरी बच्चा रोने लगा था, उसको मैंने हटाया, तो नहीं आपको समकालीन नज़र आ रहा है तो आप उसको खारिज करिए ना, उसकी कमियां तो बताइए। भले ही आपको लाठी लेकर दौड़ा ले, भले ही आपको मारने पीटने के फतवे जारी कर देंगे, लेकिन फिर भी आप कदम बढ़ाइए। आपको अगर जो जहाँ समकालीनता नहीं नज़र आ रही है वहाँ कदम बढ़ा करके उनको खारिज करिए। जब आप खारिज करेंगे एक संवाद होगा और वे भी कहीं ना कहीं उस सच्चाई को मानने के लिए तैयार। इसलिए तो मैंने तर्क करना बंद कर दिया। तो जब आप तैयार होंगे तो कहीं ना कहीं उस सच्चाई को जब उन्हें एहसास होगा कि आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं, तो अपनी धारणाओं को बदलेंगे और धारणाओं को बदल करके कुछ अच्छा कहने की कोशिश करेंगे। तो यही सब बातें थी। बातें तो हैं बहुत सी हाले इस दिल में, पर क्या करें कि समय से हम तोड़े हुए हैं, रख कर थोड़ा थोड़ा नींबू की तरह सबके सम्मुख आज हम निचोड़े हुए हैं। ये जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तब मैं इसको पढ़ा था और तब मैं इसको स्वयं लिखा था और वही मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी बात को विराम दूँ, मैं अपनी बात को विराम दूँ उसके पहले आपको एक नवगीत सुनाऊंगा और उसके बाद उस नवगीत को सुनाने के बाद मैं इधर बाल क्रियाएं हैं ये सामान्य सी हाँ मैं सही है ये बाल क्रियाएं हैं। लेकिन नवगीत विधा में बुजुर्ग भी जब बाल हट करते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है और क्षोभ भी होता है। तो अब आइए, अब हम अपनी बात को समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं। तो मनोज जैन मधुर का एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, एक नवगीत सुनाता हूँ और उसके बाद बंद करूँगा। आप सुनिए मनोज जैन मधुर जी द्वारा रचित ये गीत सुनिए। कवि तुझको कौन पढ़ेगा रे, कवि तुझको कौन पढ़ेगा रे, बातें तू करता सोने सी, पर करतूते तो काली हैं, सम्मान बटोरे जो तूने वे तो सबके सब जाली हैं, टूटी बैसाखी को लेकर क्या पर्वत उच्च चढ़ेगा रे, कवि तुझको कौन पढ़ेगा रे। धन लगा खूब संग्रह छापे, हिट खूब किए विज्ञापन से, जिसने भी लिखा नहीं इन पर वे उतर गए सारे मन से, अपनी असफलता का बतला किसके सिर दोष मढ़ेगा रे, कवि तुझको कौन पढ़ेगा रे। यह कठिन साधना का पथ था, तू चमक दमक में डूब गया, चलना था मीलों मील अभी, 2-4 कदम में ऊब गया, धीरज रख खुद से पूछ जरा, कैसा आदर्श गढ़ेगा रे, कवि तुझको कौन पढ़ेगा रे, कवि तुझको कौन पढ़ेगा रे। जब मैं मनोज जैन मधुर जी के इस गीत को चुना हूँ तो आप ये मान के चलिए कि इस गीत के माध्यम से अंतिम पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महज दुकानें खोल लेने से नवगीत का हित नहीं होगा, महज समर्थक बढ़ा लेने से आप नवगीतकार नहीं हो जाएंगे। आप समर्थकों के माध्यम से हिंसक हो सकते हैं आलोचक के प्रति, आप समर्थक के माध्यम से ईश्वर बनाकर पूजे जा सकते हैं, लेकिन नवगीत होने के लिए साधना चाहिए, नवगीत होने के लिए शब्द सामर्थ्य चाहिए, नवगीत होने के लिए समकालीनता चाहिए, नवगीत होने के लिए ज़मीनी दृष्टि चाहिए। उम्र, पैसा, धन, लालच, ये सब, हाँ बिल्कुल लाइव थे मैम, ये सब बिल्कुल काम नहीं देगा। ये सब चीज़ें आपको लाइव नहीं बनाएंगी, आपको नवगीतकार नहीं बनाएंगे दोस्तों। नवगीतकार यदि आप बनेंगे तो सही अर्थों में
अपनी रचना दृष्टि और रचनात्मक उपादेयता के आधार पर बनेंगे। तो यही कहना था। गुड गुड बाय गुड, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे। नयन नहीं कहूँगा, बैन कह देता हूँ कि गुड गुड बाय गुड, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे बैन। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। बिल्कुल निस्संदेह गीत एक साधना है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आप तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे गीत की प्रस्तुति करती हैं कि वह लाजवाब है। तो गुड गुड बाय गुड, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे बैन। फिर हम मिलेंगे इस राह पर नहीं तो उस मोड़ पर, उस मोड़ पर नहीं तो उस छोर पर। फिर मिलेंगे हम, फिर मिलेंगे हम, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और आते जाते। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जब तक भीतर गीत नहीं नवगीत भी लिखना सहज नहीं। बिल्कुल सही है, गीत के रास्ते होकर ही नवगीत का सफ़र तय किया जा सकता है, लेकिन गीत के रास्ते पर ठहर कर ही नवगीत नहीं हुआ जा सकता। ये भी आपको स्वीकार करना होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण विजय पचौरी सर का बहुत आभार, बड़े भाई हैं आप। और के.एल. पचौरी प्रकाशन का बहुत बहुत आभार। और इस तरीके से किसी दूसरे वाल पर यह पहला लाइव है। आप सबने, मुझे अच्छा लगा, मुझे सुनकर आपको कितना अच्छा लगा ये मुझे नहीं पता है। धन्यवाद।